Hello, brothers and sister. Namaskar to everyone, and welcome to Geo Amigos YouTube channel. Now, I will start today Pondicherry University Entrance Examination 2018 Part 3rd video, question number 60 to 80, and Part 2 video has already been launched. If you haven't watched, kindly have a look to them. Right now, आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 60 to 80. तो क्वेश्चन नंबर चलो विदाउट डिले आई शुड स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है कि ए लैंडफॉर्म दैट रिजल्ट्स फ्रॉम फॉल ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड. ठीक है, क्वेश्चन को हमें ध्यान से ये समझना है कि एक लैंडफॉर्म बताना है जो फॉल ऑफ रॉक से बन रहा है. दैट मीन्स फॉल ऑफ रॉक हमारा क्या है, दैट इसे रॉकफॉल भी कहते हैं. रॉकफॉल क्या है? रॉकफॉल है एक फॉलिंग ऑफ रॉक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी इसका डेफिनेशन भी लंबा लिख सकते हैं. तो अब रॉकफॉल हमें समझ में आ गया. अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रॉकफॉल है इसके चलते हमारा जो लैंडफॉर्म जो बनेगा वो कौन सा होगा इनमें से. ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन समझते हैं. डेब्रिस फ्लोज क्या है ये देखो, यहाँ पर भी ये जो हमारा डायग्राम है ना, ये सारा ये ब्लॉक स्लाइड, रॉकफॉल, क्रीप, अर्थ फ्लोड, डेब्रिस अवलांच, डेब्रिस फ्लो, ये सारे एक लैंडस्लाइड के फेनोमेना है. ठीक है, इसके जरिए इतने सारे टाइप से लैंडस्लाइड हो सकते हैं. लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? लैंडस्लाइड से बनने वाला लैंडफॉर्म. ठीक है, हमें इसका लैंडस्लाइड का अलग वैरायटी नहीं पूछा है, तो हमारा ये डेब्रिस फ्लो नहीं होगा. नाउ अलुवियल फैन ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है? अलुवियल फैन. अलुवियल फैन क्या है? अलुवियल फैन है कि जब रिवर माउंटेनियस रीजन से गुजरते हुए आती है तो क्या करती है कि इधर का मटेरियल और इधर का मटेरियल इरोड करके तो एक साथ में जब फुटहिल पास आती है तो एक साथ फैन के शेप में डिपॉजिट करती है. ठीक है, फैन के शेप में डिपॉजिट कर दी, तो ये हमारा मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है रिवर के चलते, ना कि रॉकफॉल के चलते, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. नाउ स्कर्स क्या है? एक ग्लेशियल डिपॉजिट फीचर्स है जो कि ग्लेशियल वाटर के मेल्ट होने के चलते ये एक रिज शेप में साइनवर्स पैटर्न में डेवलप होता है, तो ये भी रॉकफॉल के टाइप में नहीं आया. नाउ टेलर स्लोप क्या आता है कि जब ये ऊपर का मटेरियल यहाँ पे जो भी है ये कोई भी वेदरिंग के इफेक्ट के चलते या फिर कोई भी अदर फेनोमेना के चलते यहाँ पे जो ऊपर का मटेरियल नीचे गिरने लगता है, तो एक मतलब वो नीचे गिरने के बाद जैसा भी एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट करने के बाद या फिर एक स्लोप बनता है. तो स्लोप बनने के बाद जो मटेरियल ऊपर से गिरा, ऊपर से कौन सा मटेरियल निकलेगा? रॉक गिरेगा, तो नीचे गिरने को क्या कहते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी रॉकफॉल. तो अब रॉकफॉल से जो हमारा स्लोप बन रहा है वो क्या है? टेलर स्लोप. तो हमें क्वेश्चन भी तो यही पूछा गया था कि जो भी है रॉकफॉल से कौन सा लैंडस्लाइड बनेगा. तो हमारा इसका हो गया, जो ग्लेशियल फीचर्स हो गया, अलुवियल फैन जो रिवर्स के इरोजन डिपोजिशनल फीचर है, डेब्रिस फ्लो भी तुम्हारा लैंडस्लाइड का टाइप है, तो क्या हो जाएगा? टेलर स्लोप इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नाउ proceeding to next question, question number 61. A principle that tells us that any intrusive rock or layer is younger than the layer of sediments is known as. अब हमारा क्या, ये क्वेश्चन को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी एक प्रिंसिपल, एक थ्योरी दिया गया है, उसमें से चार है. लॉ ऑफ स्ट्रैटिग्राफी जो कि स्टेनोस द्वारा गया है, जिसे स्टेनोस लॉज ऑफ स्ट्रैटिग्राफी भी कहते हैं. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कहा गया है कि ये जो लेयर बाय लेयर मटेरियल का डिपोजिशन हुआ है, तो ये डिपोजिशन होने के बाद अगर इसको कोई चीज कट करता है, इंट्रूसिव रॉक्स कोई भी कट करता है सच एज सील्स और डाइक्स, तो वो क्या होगा कि इससे यंगर होगा, क्योंकि इन लोगों का ये जो ग्रीन बेड्स है एंड येलो बेड्स है, ये डिपोजिशन होने के बाद ही इसका कट होगा ना, तभी तो ऊपर से ये कट कर रहा है. पहले भी हो सकता है, लेकिन वो पैटर्न पे डिपेंड करता है. नाउ यहां पर क्या है कि यहाँ पर है कि अगर इन लोगों को कट कर रहा है ये, तो दैट मीन्स ये वाला सबसे यंगेस्ट होगा. तो अब बताना है कि ये वाला को क्या कहते हैं, तो मतलब ये प्रिंसिपल को कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप. ठीक है, सिंपली हम लोग यहाँ पे बहुत इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कट कर रहा था क्रॉस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? एन इग्नियस रॉक विथ 50% ओलिविन. कितना परसेंट ओलिविन है? 50% ओलिविन है, 25% ऑर्थोपैरेक्सिन है एंड 25% सीपीएक्स है. ठीक है, तो अब हमें बताना है कि रॉक टाइप कौन सा होगा. इसके लिए हम लोग ट्रायंगुलर डायग्राम का मदद लेते हैं, जो कि ऑलरेडी क्लासिफाइड किया गया है. ना क्वेश्चन पूछा कि ओलिविन में हमारा 50% दिया हुआ है, तो यहां पर देखो, यहां पर 90% होता है. ठीक है, यहां पर कितना होता है? 90.
अब यहाँ पे 40 दिया हुआ है और यहाँ पे 10, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला लाइन यहाँ पे 10% होगा। ये 90 और ओलिविन का परसेंटेज हमारा दिया हुआ है 50%, तो कितना, ये 40 एंड 90, तो इसके बीच में हमारा 50% लाई करेगा, दैट मींस हमारा इस पोर्शन में लाई करेगा 50%, ठीक है। या तो हर्जबर्गाइट होगा या लार्जोलाइट होगा या तो वारलाइट होगा। नाउ ओपीएक्स एंड सीपीएक्स का भी वैल्यू 25 टू 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पोर्शन कहां पे लाई करेगा, देखो यहाँ पर तो 100% ओपीएस होगा, राइट, यहाँ पर 90 होगा और यहाँ पर 60 होगा। अब हमें दिया कितना है 25, यहाँ पर 60 होगा तो यहाँ पर 10 होगा, जस्ट अपोजिट 90 के 10। तो अब 10 तो 60 यहीं पे वैरी करेगा, ठीक है। तो अब इसका भी क्या हो रहा है, ओपीएक्स का भी यहाँ पे 25% ये रीजन में आएगा, अब इसका भी ये रीजन में आएगा। तो क्या हो गया कि दोनों का इक्वल अमाउंट है, दैट मींस यहाँ अब इसको 25 ये वाला बीच वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, लहरजोलाइट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 में लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है हाइपोथर्मल मिनरल डिपॉजिट। हाइपोथर्मल क्या होता है कि एक डिवीजन है हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट्स का, ठीक है। हाइड्रोथर्मल में तीन डिवीजन है, जिसमें से एक है हाइपोथर्मल, ठीक है, दूसरा है मेसोथर्मल, तीसरा है इपीथर्मल। तो हाइपोथर्मल का टेम्परेचर जो होता है वो है 500 से ज्यादा होता है। कितना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रेंज में जो भी होगा मिनरल का डिपोजिशन होगा तो उसको हाइपोथर्मल के अंडर डाल देंगे। मेसोथर्मल जस्ट 300 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है ना, एंड इपीथर्मल 200 से कम होता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा ये चार ऑप्शन है, मोलिब्डेनाइट, गैलेना, सिनेबार, स्फेलेराइट। तो यहाँ देखते हैं स्फेलेराइट एंड गैलेना का टेम्परेचर रेंज है जो है डिपोजिशन का वो है 320 टू 370। तो हमारा ये तो 500 के प्लस जा नहीं रहा है या 500 तक जा नहीं रहा है, इसलिए स्फेलेराइट गैलेना नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन है ये मोलिब्डेनम का हमारा रेंज दिया हुआ है कितना, 1650 टू 1900 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यहाँ पे क्या था, हाइपोथर्मल के लिए कितना रेंज चाहिए, 500 प्लस डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, मोलिब्डेनम। ना यहाँ पे सिनेबार का क्या दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं। सिनेबार का जस्ट 200 डिग्री सेल्सियस से लेस होता है, दैट मींस ये हमारा नहीं होगा क्योंकि ये आ जाएगा इपीथर्मल में। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, एस कंटेंट इन टर्सरी कोल एंड कंपेयर टू द एस कंटेंट इन टर्सरी कोल कंपेयर टू गोंडवाना कोल इज, क्या होगा, हायर होगा, लोअर होगा या इक्वल होगा या वेरिएबल होगा। दैट मींस टर्सरी कोल में हमारा क्या मिलता है, टर्सरी कोल में हमारा मिलता है लिग्नाइट, एंड गोंडवाना कोल में क्या मिलता है, हमारा मिलता है बिटुमिनस। तो हमें बताना है कि इसमें और इसमें, दैट मींस लिग्नाइट में इसके कंपैरिजन में, दैट मींस बिटुमिनस के कंपैरिजन में एस कंटेंट क्या होगा। देखो एस कंटेंट हमारा क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे ही ग्रेड बढ़ते जाता है कोल का, एंथ्रासाइड में क्या होता है, सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है 90 टू 95%। अब 90 टू 95% कार्बन कंटेंट होता है तो इसका जो रिमेनिंग कंटेंट है 5 टू 10% वही ना कंटेंट करेगा, या आइदर एस कंटेंट और वोलेटाइल कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें से सबसे कम होगा क्या होगा, एस कंटेंट, वोलेटाइल एंड मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम होगा। दैट मींस ये इधर की ओर डिक्रीज करते जाएगा, सॉरी इंक्रीज करते जाएगा। तो क्या होगा कि इसमें सबसे ज्यादा होगा एस कंटेंट, फिर उससे थोड़ा सा कम इसमें होगा, फिर थोड़ा सा इसमें कम होगा और इसमें सबसे कम होगा, ठीक है। अगर प्योर कार्बन बन गया 100% कार्बन हो गया तो वो तो ग्रेफाइट एंड डायमंड बन जाता है जो कि अनबर्नेबल होता है ना। यहाँ पे देखना है कि हमें इसके बीच में कंपैरिजन करना है क्योंकि इधर कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है एंड एस कंटेंट घट रहा है। दैट मींस लिग्नाइट का कार्बन जो एस कंटेंट है वो बिटुमिनस की कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइयर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल सिलिकॉन साइट्स आर ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ अ वर्टिकल वॉल, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉल्ट, हमें फॉल्ट का टाइप बताना है जस्ट इसका सिलिकॉन साइड को ऑब्जर्व करके, और इसका कंडीशन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल सिलिकॉन साइड। ना यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे सिलिकॉन साइड यहाँ पे वर्टिकल है, ये स्ट्राइक के कंपैरिजन में, स्ट्राइक के अलोंग मींस स्ट्राइक के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सिलिकॉन साइड नहीं है, यहाँ पे ही नहीं है। तो ये सब क्या है, ये है मेरा ये नॉर्मल फॉल्ट, ये है रिवर्स फॉल्ट, ये है रिवर्स फॉल्ट, ये यहाँ पे वर्टिकल फॉल्ट प्लेन भी नहीं है। तो ये क्या रिवर्स और नॉर्मल होगा, क्या नहीं होगा। ऑब्लिक के लिए भी केस यही ऐसा ही कुछ है, वो भी नहीं होगा ना। ये है सिनिस्ट्रल एंड डेक्स्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जिसमें से हमारा क्या होता है कि फॉल्ट प्लेन वर्टिकल भी होता है एंड ये स्केल, ये नेट स्लिप है तो इसके अलॉन्ग हमारा मूवमेंट भी होता है और सिलिकॉन साइड भी हॉरिजॉन्टल है। तो ये मेरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट।
नाउ प्रोसीडिंग टू फर्दर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ये एक एप्टीट्यूड सेक्शन क्वेश्चन है, ये डायग्राम को आप भूल जाइए, मैं फिर से समझाता हूं इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष, भुवनेश, चरण, दनेश, एकता, फरहान, गणेश एंड हिमेश आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। जस्ट हमें एक ड्रॉ कर देना है, ठीक है। एक पहले सेंटर, एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे 6 लोग हैं, ठीक है। सॉरी कितने, हाँ 6 7 8 लोग हैं, ठीक है। 8 लोग क्या कर रहे हैं कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो अब सेंटर की तरफ कोई फेस करके बैठेगा, कहीं से भी बैठेगा, तो वो उसका राइट हैंड साइड हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आशा सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ हिमेश, ठीक है। तो आशा को सपोज यहां पे ले लेते हैं, ए, ये है आशा, ठीक है, ये आशा। अब हिमेश को यहां ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि आशा कितने नंबर पे बैठी हुई है, हिमेश के चौथे नंबर पे। तो 1 यहां होगा, 2 यहां होगा, 3 यहां होगा। अब ये चौथा नंबर पे आशा हो गया, ठीक है। ये अब क्या करना है, ये चौथा नंबर पे तो है, अब इसके बीच में हम और डिवीजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये चौथे नंबर पे पहुंच चुकी है। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, चरण इज नॉट सॉरी, इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाइल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फरहान। आशा की फरहान के लेफ्ट में बैठती है, लेफ्ट। अब क्या बताया था मैंने कि अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो राइट साइड चलेगा, अब इसको हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट होगा। दैट मींस अगर फरहान के दूसरे बाएं तरफ, तो फरहान को अगर यहां ड्रॉ करते हैं, फरहान, ये फरहान, तो अब इसके दूसरे नंबर पे है ना, तो देखो 1 ये हो गया, 1 2, तो दूसरे नंबर पे ये आ गया आशा। अब क्या है कि अब इसके बीच में भी हम लोग इनपुट कर सकते हैं, इसके बीच में भी इनपुट नहीं कर सकते। अब कितने लोग हो गए हमारे, 3 इधर हो गए, 3 इधर, 6 हो गए, 1 7 हो गए, 1 बचा मेरा यहाँ पे, तो 1 को यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। अब हमें करना क्या है कि आगे बोला जा रहा है, चरण इज नॉट द नेबर ऑफ फरहान एंड भुवनेश, ठीक है। चरण, अब ये है फरहान, तो चरण ना यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा, या तो चरण यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन आगे क्या है कि दनेश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चरण। चरण के तीसरे नंबर दाहिने तरफ बैठता है दनेश। अगर यहां पे हम चरण डाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों पे तो नहीं होगा, तो यहां पे चरण डालते हैं तो तीसरे नंबर पे तो मेरा आशा आ जाती है, क्योंकि हमें बिठाना है किसे, दनेश को बिठाना है। अब यहां पे डालते हैं तो यहां पे बैठ सकता है, राइट। यहां पे डालते हैं तो यहां पे नहीं बैठ सकता, तो दैट मीन्स चरण का यहां पे आ जाएगा एंड दनेश का यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब बचा मेरा 1 2 3, कौन कौन, 3 कौन कौन बचे हैं, अब देखते हैं। हिमेश नेवर सिट्स नेक्स्ट टू गणेश, ये हिमेश है ना, ये हिमेश नेवर सिट्स टू गणेश। गणेश का ना यहां पे होगा ना यहां पे होगा, क्योंकि गणेश तो उसके सामने बैठेगा नहीं, तो एक ही बचता है हमारा ऑप्शन, ये वाला, ये हो गया गणेश, ठीक है। अब क्या करना है, चरण तो भुवनेश के सामने बैठेगा नहीं, देखो फरहान एंड भुवनेश के सामने बैठेगा नहीं, तो यहां पे तो भुवनेश का होगा नहीं, तो भुवनेश कहां होगा, यहां। हाँ, अब यहां पे कौन सा बच गया, ए बी सी डी ई, ई मीन्स एकता, एकता यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स बिटवीन गणेश एंड दनेश। अब गणेश एंड दनेश कहां पे है, देखते हैं। ये है गणेश एंड ये है दनेश, तो इसके बीच में कौन है, आशा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आशा ना। सेकंड, ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो ग्रेविटी का क्या रोल है इसमें कि अर्थ के साथ, कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम होता है। क्या होता है, सरफेस पे वो सबसे मैक्सिमम होता है, लेकिन सरफेस पे भी वेरी करता है अलग अलग जगह पे। इक्वेटर पे इसका वैल्यू होता है 7.78, बी उसके बीच में होता है 9.81 एंड पोल पे होता है 9.83। दैट मींस अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए फ्यूचर में फर्दर, तो पोल पे सबसे ज्यादा होता है ग्रेविटी का वैल्यू, ये याद रखना है। बट हमें पूछा कहां गया, सेंटर में पूछा गया है। अब सेंटर पे हमारा जब, क्योंकि अर्थ सरफेस पे ज्यादा होता है तो इधर भी डिक्रीज करेगा, सेंटर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड आउटर एटमोस्फेयर में भी डिक्रीज करेगा। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, कोर पे सेंटर पे 0 हो जाएगा वैल्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ना। यहाँ पे एक गैल भी हम लोग देख सकते हैं, यूनिट दिया हुआ है, वो इसी का यूनिट है। आगे इसको देख लेते हैं कि गैल भी यूनिट ही है, ठीक है। ये गैलीलियो गैलीली के आफ्टर दिया गया था, ठीक है। तो गैल क्या है जनरली, 1 गैल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। एंड ग्रेविटी वैल्यू, क्योंकि हम लोगों को पता है कि नॉर्मली ग्रेविटी का वैल्यू होता है, हम लोग एवरेज में लेते हैं ना, एवरेज में कितना लेते हैं,
एवरेज में लेते हैं 9.8, एवरेज में 9.8 लेते हैं। अब गैल में अगर इसको चेंज करते हैं तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है एंड 980 गैल्स हो जाएगा। ये हमारा एवरेज गैल हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो एक्यूरेट दिया हुआ है, अगर इसको गैल के चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये हमारा यहाँ पे गैल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है 1। अब हमारा ऑप्शन में भी गैल दिया हुआ है, ठीक है। अगर सपोज क्वेश्चन में पूछा जाता कि आर्थ सरफेस पे कितना होगा, तो आर्थ सरफेस पे हमें बताना होता कितना। आर्थ सरफेस पे अगर पूछा जाता तो हमारा ये 980 गैल हो जाता, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से हमारा क्या दिया हुआ है, एक्वीफर का थिकनेस हमारा 10 मीटर दिया हुआ है एंड ट्रांसमिटिविटी 0.75 मीटर पर डे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है ये ट्रांसमिटिविटी का, जिसमें से ये टी हमारा शो करता है ट्रांसमिटिविटी, के शो करता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड बी शो करता है एक्वीफर का थिकनेस। तो टी हमारा कितना दिया हुआ है 0.75, ठीक है 0.75। अब इज इक्वल टू के, ये फॉर्मूला हम लोग यहां से देख सकते हैं, ठीक है 0.75 इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि अगर यहां पर बी है ना, इसके मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी का वैल्यू आएगा 10, तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जस्ट इसमें एक जीरो और इनपुट हो जाएगा, दैट मीन्स 0.075 मीटर पर डे। ये हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 भी एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है a प्लस बी मीन्स a इज डॉटर ऑफ b एंड a माइनस b मीन्स a इज हस्बैंड ऑफ b एंड a इंटू b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b। दैट मीन्स यहाँ पे सिंबल का खेल है, सिंबल प्लस अगर रहा तो डॉटर का रिलेशन आएगा, माइनस रहा तो हस्बैंड का रिलेशन आएगा एंड मल्टीप्लाई रहा तो ब्रदर का रिलेशन आएगा। अब क्वेश्चन में हमने रखा था ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस का रिलेशन है, तो माइनस में क्या है a इज हस्बैंड ऑफ b, दैट मीन्स p इज हस्बैंड ऑफ q, दैट मीन्स यहाँ पे q हमारा क्या है, q है p का वाइफ है, वाइफ, ठीक है वाइफ, क्योंकि a तो ये p तो हस्बैंड है ना, अब वाइफ है। अब उसके बाद प्लस का खेल है, तो प्लस में क्या है a इज डॉटर ऑफ b, दैट मीन्स q इज डॉटर ऑफ r। तो अब r कौन है, अब r है फादर, क्यों कैसे है, क्योंकि q है सो r की बेटी है ना, q इज डॉटर ऑफ r, तो अभी ये फादर है, ठीक है ये फादर। अब यहां पे अब मल्टीप्लाई में क्या है ब्रदर का रूल है, दैट मींस r इज ब्रदर ऑफ s। अब ये और ये दोनों ब्रदर हैं, ठीक है, तो s यहां पे ब्रदर हो गया। अब ये दोनों जब ब्रदर हैं और f की बेटी है ये, f की बेटी है ये q, तो और f की भाई है ये, तो अब इनके बीच में और इनके बीच में क्या रिलेशन है, q और s के बीच में, तो अब ये तो बेटी है ना f के, और f के भाई है ना s, तो s के क्या होंगे, ये q के तो अंकल हुए ना। अब हमें रिलेशन क्या पूछा गया, q हाउ इज q रिलेटेड टू s, तो q कौन है s के तो ये नीस है ना, भतीजी, सिस्टर होगा नहीं, मदर होगा नहीं, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर नीस। अब करेक्ट पेयर ऑफ नेचुरल अकरिंग फिसाइल आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरेनियम का जो पी परसेंटेज है 99.2, यूरेनियम 238 का परसेंट सबसे ज्यादा है, फिर यूरेनियम 235 पर 0.7, टू मोस्ट अबंडेंट नेचुरल यूरेनियम आइसोटोप का ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यूरेनियम 235 एंड 238, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा एक एप्टीट्यूड सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5 लोग हैं ABCDE, one of them is manual scavenger, one is sweeper, one is watchman, one is human scarecrow and one is grave digger, ठीक है। ये पांचों का जो भी अलग अलग वर्क है। अब इनमें से 3 क्या है, देखो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। ये 3 लोग हैं A, C एंड ग्रेव डिगर, ये क्या करते हैं, ये 3 लोग क्या करते हैं, T2 कॉफी प्रीफर करते हैं, बट इनमें से देखो 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 लोग तो T2 कॉफी प्रीफर किया, और 2 लोग क्या करते हैं B एंड वॉचमैन, ये प्रीफर करते हैं कॉफी टू टी, जस्ट अपोजिट।
तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि ए एंड सी एंड ग्रेव डिगर तो प्रीफर टी टू कॉफी प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ए सी एंड ग्रेव डिगर, ठीक है। ये क्या प्रीफर करते हैं, ये प्रीफर करते हैं टी टू कॉफी, ठीक है। इसको कॉमा दे देते हैं ताकि पहचान सके। नाउ बी एंड वॉचमैन, वॉचमैन, ये दो लोग प्रीफर करते हैं कॉफी टू टी। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दो लोग कॉफी टू टी प्रीफर, अब 5 ही लोग हैं हमारे पास, ठीक है, जिनमें से 3 लोग टी टू कॉफी प्रीफर कर रहे हैं और 2 लोग कॉफी टू टी प्रीफर कर रहे हैं। अब ये जो 4th पॉइंट हमें कह रहा है कि ह्यूमन स्केयरक्रो एंड डी एंड ए आर फ्रेंड्स, ठीक है। ये 3 लोग फ्रेंड्स है, बट इनमें से 2 लोग क्या है, 2 लोग क्या प्रीफर कर रहे हैं, कॉफी टू टी प्रीफर कर रहे हैं। कौन कौन, ह्यूमन स्केयरक्रो, डी एंड ए, ठीक है। इनमें से तीनों फ्रेंड्स हैं, इनमें से तीनों का तीनों फ्रेंड्स है, फ्रेंड का रिलेशनशिप है तीनों, ठीक है। अब बट इनमें से 2 लोग क्या है, 2 लोग प्रीफर करते हैं कॉफी टू टी। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा, देखो ये अब 5 लोग का हो तो डिवीजन हो गया है कि टी टू कॉफी एंड कॉफी टू टी प्रीफर करते हैं। यहां पे हमें एक और ऑप्शन है कि कॉफी टू टी प्रीफर करते हैं और ये भी कॉफी टू टी प्रीफर करते हैं। दैट मींस इनमें से 2 लोग कॉफी टू टी प्रीफर कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहां पे ऑलरेडी हमारा ए क्या प्रीफर कर रहा है, टी टू कॉफी, ए हमारा टी टू कॉफी प्रीफर कर रहा है, तो यहां पे तो कॉफी टू टी 2 ही लोग प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा ह्यूमन स्केयरक्रो एंड डी हमारा कॉफी टू टी प्रीफर करेंगे, क्योंकि ये तो ए हमारा ऑलरेडी टी टू कॉफी प्रीफर कर रहा है। तो अब ये क्या प्रीफर कर रहे हैं, कॉफी टू टी। अब 5 ही लोग हैं, तो अब देखो, अब इन दोनों, ये वाले में और ये वाले में हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि एक बी तो ऑलरेडी है, एक डी ऑलरेडी है। अब देखो, 2 ही लोग हमारा कॉफी टू टी प्रीफर कर रहे हैं। अब इनमें से कॉमन है ना, तो कॉमन से हम लोग पहचान सकते हैं ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी, अब देखो यहां पे बी है तो यहां पर भी एक बी होना चाहिए, तो डी ऑलरेडी है तो ये वाला बी हो जाएगा। दैट मीन्स जो भी ये है ह्यूमन स्केयरक्रो है, ये ह्यूमन स्केयरक्रो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर, सॉरी यहां से देखते हैं, ये हो जाएगा ह्यूमन स्केयरक्रो हमारा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ह्यूमन स्केयरक्रो बी नंबर हो गया। नाउ डी नंबर क्या हो गया, वॉचमैन, ये डी नंबर, ठीक, ये डी नंबर वॉचमैन हो गया। अब ए हमारा क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 हमें मिल गया बी एंड डी। अब हमारा सी क्या है, मैनुअल स्कैवेंजर इज सीज ब्रदर, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजर जो है वो सी का भाई है। अब यहां पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि ये तीनों तो आपस में रिलेशनशिप है फ्रेंड का। दैट मीन्स मैनुअल स्कैवेंजर है वो सी का भाई होना चाहिए। तो अब इन तीनों में देख लेते हैं कि अब यहां पे देख लो, पहले हम लोग यहां पे स्टैब्लिश कर लेते हैं रिलेशनशिप की ए सी तो ऑलरेडी यहां पे है, बी और डी हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ए भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बचा क्या, ई। तो ये वाला मेरा जो है ग्रेव डिगर, ये हो जाएगा ई, ठीक है। अब कितना हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब हमारे पास बचा मात्र ए एंड सी। अब क्योंकि हमें पता है कि मैनुअल स्कैवेंजर जो है वो सी का ब्रदर है, तो मैनुअल स्कैवेंजर सी का ब्रदर होने के लिए क्या होगा कि इन तीनों में तो फ्रेंड का रिलेशन है, तो सी का ब्रदर कौन हो सकता है, ऑब्वियसली ए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए इज सीज ब्रदर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, अब ए हमारा सी का ब्रदर है तो ए तो ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा, मैनुअल स्कैवेंजर हो जाएगा ना। तो ये हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, हेरिंगबोन स्ट्रक्चर इज जनरली फॉर्म्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट। देखो हेरिंगबोन स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कि अगर इधर से वेव चला तो ऐसे ये दोनों साइड से डिपोजिशन होगा, सॉरी एक साइड से वेव चला, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में इधर से चला, ये नीचे से चलेगा एक्चुअली में,
पहले इधर से चला वेव तो इधर डिपॉजिट किया, फिर इधर से चला तो इधर डिपॉजिट किया, फिर से इधर चला तो इधर डिपॉजिट किया। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न जो होता है ना, ये एक्चुअली में एक बार करंट इधर से आया, एक बार इधर से आया, इसको कहते हैं बाई मॉडल इन्वायरमेंट। तो बाई मॉडल इन्वायरमेंट कौन कौन सा हो सकता है हमारा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्लूवियल में हमारा यूनि मॉडल होता है, लेकुस्ट्राइन में भी हमारा में भी हो सकता है बाई मॉडल, पॉली मॉडल भी हो सकता है, एंड बट यहाँ पे उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है। टाइडल इन्वायरमेंट में हमारा बाई मॉडल इन्वायरमेंट है, एओलियन भी है बट उतना अप्लीकेबल नहीं है हेरिंग बोन के लिए बनाने के लिए। तो इसमें मेन ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है टाइडल। एंड ये जो वेयरिंग है ना बीच में, इससे बोलते हैं रीएक्टिवेशन सरफेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइडल इन्वायरमेंट। हेरिंगबोन क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन का आप पढ़ सकते हैं, वो सिंपली आपको मिल जाएगा इन टाइडल एरियाज में फॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 74 कर रहा है एंगल ऑफ रिपोज इज टर्म एसोसिएटेड विद। देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद वो आंसर हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज होता है कि आप सपोज करो कि एक कोई भी बकेट में सैंड ग्रेन्स ले लो या फिर कोई भी मटेरियल ले लो, तो आपको जस्ट नेचुरली गिरा दो। अब गिराने के बाद जो भी इसका गिरने के बाद एक ट्रायंगुलर प्योरली श्योरली है कि बनेगा हिट बनेगा सेफ, जरूरी नहीं है ट्रायंगुलर बने, कुछ भी एंगल से बने, लेकिन इसका जो ये जो लाइन है ना, ये वाला क्या हो जाएगा कि इसका एक स्टेबिलिटी फील्ड बनेगा। ठीक है, तो ये मीन्स ऐसा नहीं कि ये इसका शेप गोल गोल हो जाए, ये गोल गोल तो डिपोजिशन होगा नहीं, फिर स्क्वायर शेप में डिपोजिशन होगा नहीं, मीन्स क्योंकि यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ तो इसका अगर सैंड ग्रेन से बालू को ले लेते हैं तो ऐसे हम लोग वर्टिकली तो उसको बना नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो नीचे, वो ऑब्वियसली नीचे डाउन स्लाइड डाउन करेगा, दैट मीन ये ऐसे एंगल में बनाती ही जाएगा। तो अगर तो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप को जो जितना स्टेबल बना पाएगा, मतलब जो भी एंगल पे स्टेबल रह पाएगा वही है एंगल ऑफ रिपोज। अगर बालू का हो सकता है इतना हो सके, ठीक है, वेट मटेरियल का और भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, एंड ड्राई मटेरियल का हो सकता है मे बी ऐसे फ्लैट बने। लेकिन जनरली हमारा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ना, एंगल ऑफ रिपोज ये सब पार्टिकल्स के लिए एवरेज प्रैक्टिकली करके देखा गया है, वो होता है 35 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा कह रहा है एंगल किससे एसोसिएटेड है, तो स्ट्राइक ऑफ बेड से एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि ये देखो हम लोग अभी समझ चुके हैं, लैंडस्लाइड से, डीप ऑफ बेड से, फ्लड से। तो देखो डीप, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि रेनी सीजन में अगर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ जाता है नीचे इसके बीच में, तो ये क्या करता है इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसको अनस्टेबल कर देता है, एंड नाउ ये पूरा बह जाता है नीचे, मीन्स ये लैंडस्लाइड करा देता है। ठीक है, डीप ऑफ बेड से तो ये रिलेशन नहीं रखता, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? लैंडस्लाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 है नीक पॉइंट इंडिकेट चेंजेस इन। देखो नीक पॉइंट क्या होता है ना, कोई भी लॉन्ग रिवर प्रोफाइल है, ये लॉन्ग रिवर प्रोफाइल में कभी भी ये हमारा जो स्लोप है रिवर का, ये स्लोप में अगर शार्प चेंजेस मिल रहा है ग्रेडियंट में, तो वो जो शार्प चेंजेस है वही नीक पॉइंट है। तो वाटरफॉल भी कैसे होता है, ऐसे एक स्लोप बना फिर अचानक से मिला डाउन गया, क्योंकि डिफरेंशियल इरोजन के चलते ये सब बनता है ना। तो ये जो शार्प चेंज इन ग्रेडियंट है ना, वही है हमारा नीक पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रीम ग्रेडियंट। किससे इंडिकेट चेंजेस, किसमें चेंज इंडिकेट करता है? स्ट्रीम का ग्रेडियंट में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 76, पेंजिया स्टार्टेड ब्रेकिंग अप इन। तो ये था पेंजिया मास, ये है पेंजिया। पेंजिया वाज द होल was a term associated with the whole continent। ठीक है, सारे कंटिनेंट को मिलाकर के जब एक साथ मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, तब उसे पेंजिया कहते थे। तो यहाँ पर से ये धीरे धीरे स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ था, और स्प्लिट होकर के फिर ये देखो यहाँ पे स्टेज मिल जाएगा। ये क्या हुआ? परमियन टाइप में लगभग 250 से 300 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे पेंजिया था, और वहां से स्टार्ट हुआ ब्रेकिंग करने के लिए। फिर धीरे धीरे ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस, नाउ टर्शियरी में ये जाकर के नीचे कोलाइड हुआ, तभी जाकर के हमारा ये इक्वेटर पे टर्शियरी माउंटेन्स मिलते हैं, क्योंकि ये कोलिजन ही उसी टाइम में हुआ था। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमियन, 300 मिलियन ईयर से वो। अब ये जो हमारा पेंजिया है, ये 300 मिलियन ईयर पहले का क्लाइमेट दिखा रहा है कि यहाँ पे उस टाइम भी वहां पर भी ग्लेशियर हुआ करता था। ये इंडिया में भी उस टाइम में कोल्ड इन्वायरमेंट था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि पेंजिया का 3 डिवीजन है। यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं कि फिर लास्ट जो पेंजिया था वो हमारा 300 मिलियन ईयर से वो टूटना चालू हुआ था।
ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भी क्या है, क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि पेंजिया कब स्टार्ट हुआ टूटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्मियन, दैट मीन्स 300 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये आ जाएगा पैलियोजोइक में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, ये क्या कह रहा है कि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी इज लोकेटेड एट अ डेप्थ अराउंड। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी एक फर्स्ट ऑर्डर डिस्कंटिन्यूटी है। सभी लोगों को तो याद रहता है कि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी तो 2900 किलोमीटर पे मिलता है, बट ये याद रखना जरूरी है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिस्कंटिन्यूटी है। मेजरली दो ही मिलते हैं हमें फर्स्ट ऑर्डर डिस्कंटिन्यूटी, एक है मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो कि मेंटल एंड कोर के बीच मिलता है ना, और सेकंड 2900 किलोमीटर पे गुटेनबर्ग विचर्ड डिस्कंटिन्यूटी मिलता है जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिस्कंटिन्यूटी है। बाकी जो भी है ग्रेविटी ब्रेक डिस्कंटिन्यूटी, डेंसिटी ब्रेक डिस्कंटिन्यूटी, वो सब सेकेंड ऑर्डर डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है। नाउ 78 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि फेंस डायग्राम किसके लिए यूज किया जाता है। देखो ये फेंस डायग्राम का एक रिजल्ट है। तो ये जो फेंस डायग्राम है ना, ये हमारा रिजल्ट ये क्या दिखा रहा है कि अलग अलग जगह पे, जैसे कि ये है तिलजला है, ये है बिलघाटा, ये है जादवपुर, ये है कस्बा, ठीक है। तो ये जगह पे क्या दिखा रहा है ना कि ये स्ट्रैटिग्राफिक सक्सेशन दिखा रहा है हमारा जमीन जो भी सक्सेशन पे डिपोजिशन हुआ है। ऊपर में जो भी मटेरियल हमारा है, सपोज सेल का है, फिर सैंडस्टोन है, फिर नीचे को भी अदर ग्रेनाइट है। तो ये हमारा 3D इन्वायरमेंट को मींस 3D पैटर्न में हमें ये डिपोजिशनल इन्वायरमेंट स्ट्रैटिग्राफिक सक्सेशन को दिखाता है, जो कि इंटरप्रेट हम लोग इजिली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जगह पे जस्ट ये लिथोलॉजिकल सक्सेशन है, यहाँ पर भी डेप्थ वेरिएशन में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यह देखो, ये 2D तो होगा नहीं क्योंकि 3D है। तो फॉर ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ 3D डाटा ऑफ स्ट्रैटिग्राफी, देखो ये स्ट्रैटिग्राफी का डाटा ही दिखा रहा है, एंड इंटरप्रिटेशन इन 2D पर्सपेक्टिव, 2D पर्सपेक्टिव में ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर प्लेन में व्यू में देख रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो 3D यहाँ पर भी है लेकिन ये वाटर टेबल ही नहीं दिया, तो वाटर टेबल नहीं दिखा रहा बल्कि ये स्ट्रैटिग्राफिक डाटा दिखा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 हमारा ये कह रहा है कि ए गुड एग्जांपल ऑफ एक्विटार्ड, ठीक है। अब एक्विटार्ड एंड एक्विफर्स का ये हम लोग डिफरेंस हम लोग सब आप अगर नहीं जानते तो ठीक है जान लीजिए कि एक्विफर में होता है कि वो तो रॉक्स परमिएबल भी होता है एंड पोरस भी होता है, तो वो एक्विफर हो गया। बट इफ इन द केस अगर रॉक में पोरोसिटी तो है थोड़ा मोड़ा लेकिन परमिएबिलिटी थोड़ा कम है, ठीक है। इतना नहीं है कि वो फ्लोवेज दे सके, वो अच्छा से वो कंटेन तो करेगा बट उतना कैपेबल नहीं होगा देने के लिए एक्विफर के जैसा वाटर या फिर कोई भी फ्लूइड, ठीक है। तो सैंडस्टोन तो हमारा क्योंकि पोरस भी होता है परमिएबल भी होता है तो ये सबसे बेस्ट एक्विफर बनाता है, तो ये नहीं होगा। फ्रैक्चर बेसाल्ट भी तुम्हारा इसमें भी हमारा फ्रैक्चर जो भी फ्रैक्चर्ड होता है, तो बेसाल्ट तो हार्ड होता है बट फ्रैक्चर्ड क्या होता है, फ्रैक्चर्ड में वाटर जाकर के ट्रैप हो सकते हैं या फिर लिक्विड को भी ट्रैप हो सकता है, तो वो हमारा एक्विफर दे सकता है गुड। बट पोरस लाइमस्टोन भी हमारे यहाँ पे एक्विफर दे सकता है क्योंकि पोरस है ना लाइमस्टोन। बट यहाँ पे क्ले क्या है कि क्ले ही एक ऐसा है जो कि इसमें परमेबिलिटी और पोरोसिटी का प्रॉब्लम आता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्विटार्ड में क्ले। अब क्ले को हमारा यहाँ पे एक्विक्लूड भी माना जाता है, ठीक है। अब बहुत लोग क्वेश्चन में ये कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि क्ले तो एक्विक्लूड है बट यहाँ पे बताया जा रहा है एक्विटार्ड। बट इन केस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 क्या है, 3 तो हमारा बेस्ट एक्विफर यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक्विटार्ड भी कभी कभी एक्विक्लूड के इक्विवेलेंट हो जाता है जब ये दोनों में से एक्विक्लूड में जब ना ही परमेबिलिटी होता है ना ही पोरोसिटी होता है। बट तो यहाँ पे वो सेल हो गया। बट यहाँ पे क्ले क्या है, क्ले को इसको जब यहाँ पे ऑप्शन बेस्ट चूज करना है तो ऑप्शन क्ले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, एक्विटार्ड एंड सारा दिया हुआ है रेफरेंस, दैट मीन रेफरेंस। And now question number last of today's video is 80. What rock would you expect in the base of typical oceanic plate? Oceanic plate का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है जो कि हमें ऑप्शन में पूछा गया कि कौन सा बेस में मिलेगा। तो देखो बेस ये ओस्थेनोस्फीयर है, उसके बाद ये दैट इज मेंटल। अब और ये है ओशनिक क्रस्ट, यहाँ पे लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 है, 4। देखो ये मोह है ना, मोह किसको डिवाइड करता है, मोह डिवाइड करता है ओशियन मेंटल एंड कोर, मेंटल एंड क्रस्ट को। तो क्रस्ट हमारा ओशनिक लेयर को यहाँ पे देखना है, ओशनिक लेयर में सबसे ऊपर में लेयर 3 को देखना है। लेयर 3 में क्या मिल रहा है हमारा, लेयर 3 में हमारा मिल रहा है लेयर 3 गैब्रो, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गैब्रो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि 63 जो डिस्कस करना है वो है ये
63 में क्वेश्चन कहा गया है कौन सा मिनरल है जो वेरिंग हार्डनेस, जिसका हार्डनेस वेरी करता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होगा कि काइनाइट का है। लेकिन बात यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि कैल्साइट का भी वेरिंग हार्डनेस होता है, डबल हार्डनेस होता है, ठीक है। ये भी ये कैल्साइट का मोहर स्केल पे तो हम लोग 3 पढ़ते हैं, बट इसका भी हार्डनेस 4 या 5 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। सपोज नहीं, ये शायद 4 या 5 के बीच में वेरी करता है, अभी परफेक्ट याद नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया मैंने। बट यहाँ पे काइनेट का हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लॉन्ग द मिनरल ये कितना ये है 4.5 हार्डनेस, बट परपेंडिकुलर टू इट ये है 7 हार्ड, तो यहाँ पे 2 हार्डनेस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइनाइट। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग Geo Amigos channel. Like and share, subscribe if you have any doubt remained, and any feedback you want to give, please comment in the chat box. Thank you. Tata.